गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेली करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की मीटिंग की, जिसमें कि प्रधानमंत्री के साथ सारे चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जितने यूटीज़ और स्टेट्स के सबने पार्टिसिपेट किया है। इसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई है और इसका जो थीम है वो है विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047। नीति आयोग की मीटिंग होती है और इसमें डिस्कस किया जाता है कि कैसे स्टेट और सेंटर जो है वो एक साथ काम करें ताकि स्टेट्स का डेवलपमेंट हो सके। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया है कि हर स्टेट अपने यहाँ एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप करे जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो। तो उन्होंने बात कही है वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन अप्रोच की, और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वुमेन को वर्कफोर्स में इंक्लूड करने के लिए भी काम करना होगा। तो अभी ODOP था, तो अभी बात हो रही है अब वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन की। फिर इसमें बात करें तो सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स आए थे, तो अपने अपने कंसर्न्स भी वहाँ पे रेस किए गए हैं। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट का राइट है उसको एलोकेट करे। इन्होंने बताया है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 33% शेयर ही दिया गया है और इन्होंने 41% शेयर की डिमांड की है। इसके अलावा हम बात कर लें तो उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु जो है वो सबसे अर्बनाइज्ड स्टेट है। फिर उन्होंने कहा कि अमृत 2 की तरह ही जो है एक डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन को भी लाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बात कही है, जैसे कि क्लीन गंगा प्रोजेक्ट है वैसे ही क्लीन कावेरी, वगई और थामीरा बरानी नेम से जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात कही है। फिर अगर इसके बाद हम कर लें चीफ मिनिस्टर पंजाब के भगवंत मान सिंह ने, तो उन्होंने अपना जो है वो विरोध किया है कि पंजाब के साथ जो है वो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा अगर स्टेट की बात कर लें अदर की, तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने सुझाव दिया है कि एक क्रिएशन किया जाए सब ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स का, और जिसमें सेंट्रल, नीति आयोग और जो स्टेट्स हैं वो मिलके जो है वो विकसित भारत 2047 के लिए वर्क करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई ने प्रपोज किया 3T मॉडल टू डेवलप हिज स्टेट बाय 2047। छत्तीसगढ़ की बात कही है उन्होंने डेवलपमेंट के लिए 2047 तक। तो उन्होंने कहा कि अभी जो फोकस है वो होना चाहिए टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो 3T की उन्होंने बात कही। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मेन यही है कि सारे स्टेट्स और यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वो कोलैबोरेशन में काम करें, ताकि जो भारत का जो लक्ष्य है 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनने का उसको पूरा किया जा सके। फिर इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इंडिया ने UN में अपनी पोजीशन क्लियर किया है और इंडिया ने बताया है कि कैसे पाकिस्तान जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, डिसइन्फॉर्मेशन देता है। इंडस वाटर ट्रीटी को लेके UN में भारत ने अपनी बात कहा है और कहा है कि हमेशा जो है इस्लामाबाद जो है वो इस ट्रीटी का उसने वायलेशन किया है और इनकी वजह से जो है वो 3 वॉर्स हुए हैं और उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ अटैक हुए हैं इंडिया पे। UN में इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम है P हरीश। उन्होंने ये बातें वहाँ पे कही हैं। वहाँ पे परमानेंट मिशन ऑफ स्लोवेनिया की मीटिंग में उन्होंने ये बात कही है। और ये जो मीटिंग हुई थी था प्रोटेक्टिंग वाटर इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेक्टिंग सिविलियन लाइफ्स। फिर इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो भारत ने कहा है कि इंडिया ने हमेशा ही एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह काम किया है और इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से जो भी उल्लंघन किए गए हैं, लेकिन इंडिया ने कभी बहुत ऐसा एक्शन नहीं लिया था। और उन्होंने बताया है कि लास्ट 4 डेकेड्स में 20,000 से ज़्यादा इंडियन लाइफ जो है वो डिफरेंट टेरर अटैक्स की वजह से जो है वो लोग मारे गए हैं। फिर अगर हम बात कर लें अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो मॉनसून अराइव हो चुका है केरला में और
जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये बताया गया है कि 2009 के बाद से ऑलमोस्ट 16 इयर्स के बाद से जो है वो मानसून अपने समय से काफ़ी पहले आया है। जो मानसून की जो नॉर्मल शेड्यूल होता है वो 1 जून होता है, और लेकिन जो इस बार है वो केरला में 23 मई को ही मानसून आ गया है। और इसके अलावा देखा गया है कि मानसून जो है वो केरला के अलावा बाकी इंडिया में भी जगह जगह पे धीरे बारिश जो है वो हुई हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो मानसून है वो नॉर्थ में जो है वो जून के फर्स्ट वीक में पहुंच जाने की उम्मीद लगाई गई है। तो मानसून में जो है वो थोड़ा सा जो पैटर्न है उसमें चेंज जो है वो देखा गया है। और लेकिन जो है वो आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि इनका कोई भी अदर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आईएमडी ने अप्रैल के फोरकास्ट में बता दिया था कि इस बार जो रेन है वो नॉर्मल रेनफॉल जो है इस बार ज़्यादा रहेगा। और अभी ये जो ईयर है ये एल नीनो का ईयर नहीं है, न्यूट्रली ईयर है ये। तो ये सारी बातें मानसून को लेके कही जा रही हैं। फिर अगर हम बात कर लें अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो मिस इंग्लैंड जो हैं इंडिया में जो है वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। हैदराबाद तेलंगाना में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तो मिस इंग्लैंड ने जो है उन्होंने जो है वो छोड़ दिया है, और उन्होंने बोला है कि एथिकल कंसर्न की वजह से उन्होंने ये पेजेंट को भी छोड़ दिया है। फ़िलहाल वो अपने देश चली गई हैं। लेकिन इसके बारे में जो चेयरपर्सन है, जो सीईओ है मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने और उनके द्वारा ऐसा बताया गया है कि ये जो प्रतियोगिता चल रही हैं तो इसमें जो है वो कंटेस्टेंट्स को जो है वो अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए कि दिन भर जो है मेकअप में रहना है, ड्रेस्ड होकर रहना है प्रॉपर। तो इसकी वजह से इन्होंने अपने कंसर्न जताए थे। लेकिन मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको खंडन कर दिया गया है और बताया गया है कि वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से उन्होंने पहले ही जो है वो इस प्रतियोगिता से हटने की रिक्वेस्ट डाल रखी थी। फिर अगर हम बात कर लें अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल जो है वो जनवरी 25 में लग गया था। और तो वहाँ पे कोकोमी द कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी है, उसने एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाया है। उनका मानना है कि जो प्रेसिडेंट रूल लगा है उसका वो बायकॉट करेंगे, और जो गवर्नर हैं वहाँ के अजय कुमार भल्ला उनका भी बायकॉट करेंगे। तो ये जो ग्रुप है वहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये स्ट्राइक करेंगे। और इसके अलावा इन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जैसे कि बस दुर्घटना भी हुई है वहाँ पे। तो ये कोकोमी ग्रुप जो है वो मणिपुर का है। मैतेई ग्रुप, कोकोमी और ये कुकी, ये सब जो है वो मणिपुर से रिलेटेड न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट। और इन्होंने जो है वो लोगों से अपील की है कि मार्च प्रोटेस्ट किया जाए प्रेसिडेंट रूल के अगेंस्ट। और इन्होंने जो है राजभवन, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, सब पे अपना प्रोटेस्ट निकालने की बात कही है। फिर अगर हम बात कर लें तो कोविड केसेस की जो नंबर है वो लगातार बढ़ रहे हैं। कोविड केसेस बहुत सारे रिपोर्ट किए गए हैं। तो उनका एक वेरिएंट है, इंडिया में बताया गया है INSACOG का डाटा, इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम है। इन्होंने अपने डाटा में बताया है कि इंडिया में जो है वो JN1 जो है वो मोस्ट कॉमन वेरिएंट है। और मई 25 तक जो WHO है उसने अपनी मॉनिटरिंग की लिस्ट में जो है 2 वेरिएंट्स को रखा है, LF.7 and B.1.A। ये सब वेरिएंट्स हैं कोविड के। तो ये जो है वेरिएंट जो है वो मतलब इनको लेके चिंता जताई जा रही है। और भारत में जो अभी सबसे ज़्यादा है वो JN.1 है, और जितने भी सैम्पल टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें 53% में यही स्ट्रेन जो है वो पाया गया है। फिर अगर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात कर लें तो हिंदू में एक आर्टिकल निकला है सिकल सेल एनीमिया को लेके, और
इसमें बताया गया है कि जो इंडिया है वो वहाँ यहाँ पर जो है वो सिकल सेल डिज़ीज़ जो है वो सेकंड हाईएस्ट प्रेवलेंस है इसका ग्लोबली, और इससे पहले जो है वो सब सहारन अफ्रीका है। तो अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंडिया है। और इन्होंने बताया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा रिसेंटली एक स्केल डेवलप की गई है जिसका नाम है ICMR SCD स्टिग्मा स्केल फॉर इंडिया। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। और जो सिकल सेल डिज़ीज़ होती है इसमें जो व्यक्ति है उसको सीवियर पेन होता है, थकावट महसूस होती है, इन्फेक्शंस होते हैं और पोटेंशियल ऑर्गन डैमेज होता है जो कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। सिकल सेल डिज़ीज़ जो है वो एक इनहेरिटेंस डिज़ीज़ है, जेनेटिक डिज़ीज़ है, और ये 2 म्यूटेटेड ग्लोबिन जीन्स की वजह से होता है। दोनों पेरेंट से एक एक जीन ये पाए जाते हैं जिनकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जो शेप है वो सिकल हंसिए के आकार का हो जाता है। और ये जो है वो इंडिया में अभी काफ़ी इसकी वजह से प्रॉब्लम है। इंडिया में ये एक मेजर कॉज ऑफ पब्लिक हेल्थ बना हुआ है। और तो इससे निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बातें इस आर्टिकल में बताई गई हैं। फिर अगर हम बात कर लें असम का एक नागशंकर टेम्पल है और वहाँ पे टर्टल्स का कंजर्वेशन किया गया है। तो ये पूछ सकता है टर्टल कंजर्वेशन कौन से टेम्पल में किया जा रहा है, तो नागशंकर असम में, ये वहाँ की विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पे जो इन टर्टल्स का जो है वो कंजर्वेशन किया गया है और ग्रास रूट लेवल पे काम किया गया है। और इसको लेके एक इवेंट भी अभी ऑर्गेनाइज़ किया गया जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, असम स्टेट ज़ू, नागशंकर टेम्पल कमेटी और इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। फिर अगर हम बात कर लें तो सेंटर ने जो है वो एक PLI स्कीम निकाली है 11 फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए। इन्होंने एप्लीकेशंस मांगे हैं ताकि जो है इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ डेवलप की जाएंगी 11 एलिजिबल प्रोडक्ट्स के लिए। 11 ऐसी दवाइयां हैं जैसे कि नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सिप्रोफ्लैक्सिसिन, डाइक्लोफेनाक, और इनका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया है और जून के मिड जून तक जो है वो मैन्युफैक्चरर से बोला गया है कि वो एप्लीकेशन सबमिट करें। और इसके अलावा हम बात कर लें तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उसका एम्फेसिस है कि इंडिया में जो है डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जा सके, जो की ड्रग्स हैं उनके जो इंटरमीडिएट्स हैं और इनको बढ़ाया जा सके। 4 साल पहले सरकार की तरफ से PLI स्कीम जो है वो जारी की गई थी 11 की सेक्टर्स में, जिसमें कि जो है वो बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा, ये सब इसके पार्ट्स थे। फिर अगर हम बात कर लें तो अनदर आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि IT सेक्टर में जो है वो जो जॉब्स हैं वो जा रही हैं लोगों की, तो कैसे जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन इकॉनमी पे पड़ेगा, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। और इसमें बताया गया है कि बहुत जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फियर है कि वो अपनी जॉब जो है वो उनकी जॉब ख़त्म हो सकती है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़ॉन है, मेटा है, ये सारी कंपनीज़ ने जो है ट्रिमिंग किया है, एम्प्लॉयज़ की जो नंबर्स हैं उनको कम किया है। और अगर लेटेस्ट डाटा की बात कर लें तो जनवरी 25 में जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने मेटा, अमेज़ॉन ने 28,000 के करीब जो है वो जॉब्स कट किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी 6,000 एम्प्लॉयज़ का जॉब में कटिंग किया है। तो इनका जो है वो कैसे जो है वो इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन इकॉनमी पे, इसमें इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। और इसमें बात कही गई है कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और AI जो है उसने जो है वो टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी चेंजेस किए हैं।
और इसके अलावा जो आईटी कंपनी हैं वो अपना जो बजटरी सपोर्ट है उसको बढ़ा नहीं रही हैं बल्कि कम कर रही हैं। इसकी वजह से इस जॉब सेक्टर में जो है वो कमी आ सकती है। तो अगर ऐसा होगा तो इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है, इंडिया में भी जो है वो जॉब सेक्टर में जो है वो कमी आएगी, क्योंकि इंडियन जो इकॉनमी है वो टेक्निकल सेक्टर में काफ़ी उसका योगदान है। और नैस्कॉम के मुताबिक जो 2030 तक जो इंडिया की जो जीडीपी है उसका $1 ट्रिलियन के अराउंड जो है वो इसी सेक्टर से आना है। लेकिन अगर सभी कंपनीज़ जो हैं वो अपनी जॉब्स कम करेंगी तो उसका असर जो है वो भारत पे भी पड़ेगा। अगर अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लें तो एंटी मटीरियल एजेंट्स साइड स्टेप इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस। WHO ने बताया है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये एक मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट होता है और अभी रिसर्चर्स में ऐसे कंपाउंड्स को डेवलप किया गया है जो कि इसके जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है इसके डेवलपमेंट स्टेज पे ही जो है वो उसको मार सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। WHO की रिपोर्ट में बताया गया है कि 23 में जो है वो 263 मिलियन मलेरिया केसेस हुए थे और ये भी बताया गया है कि जितने भी मलेरिया के केसेस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें सबसे ज़्यादा 94% केसेस जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में हैं और अफ्रीका में ही 95% डेथ्स भी जो हैं वो मलेरिया की वजह से होती हैं। अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया जो है वो WHO के हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट ग्रुप से 2024 में एग्ज़िट कर चुका है। तो उतना यहाँ पे अभी जो मलेरिया है वो कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। और इसमें जो है वो बताया गया है कि कैसे जो न्यू कंपाउंड्स डेवलप किए गए हैं उनका जो इम्पैक्ट है वो कैसे जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के डेवलपमेंट स्टेजेस पे पड़ता है। और इसके लिए जो है वो 81 कंपाउंड्स की स्क्रीनिंग की गई थी और उसमें 22 कंपाउंड्स जो हैं वो पाए गए हैं इफ़ेक्टिव, जो कि जिसमें कि एंडोचिन लाइक क्यूनोलोन्स हैं, ELQs। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मलेरिया ड्रग के फॉर्मेशन में। फिर अगर हम अदर न्यूज़ की बात कर लें तो साइंस में आज कुछ न्यूज़ हैं। साइंस में ये सारी न्यूज़ हैं। हाइड्रोजेल लेंसेज को जो है वो डेवलप किया गया है जिसके थ्रू जो लोग हैं वो इंफ्रारेड लाइट को भी देख सकेंगे, नियर इंफ्रारेड लाइट को। ये एक प्रकार का लेंस है जिसको जो है इसमें जो है वो नैनो पार्टिकल्स हैं जो फोटोन को लो एनर्जी में एब्जॉर्ब करेंगे और हाई एनर्जी पे रिलीज़ करेंगे। और ये जो मटेरियल तैयार किया गया है ये बायोकम्पैटिबल है, बायोडिग्रेडेबल है। फिर अगर हम बात कर लें ब्लड ब्रेन बैरियर की, अल्जाइमर्स पे एक आर्टिकल निकला है कि रिसर्चर्स में ये फाउंड हुआ है कि अल्जाइमर जैसे जो कि एक डीजनरेटिव डिजीज़ है, तो उसके बारे में स्टडी चल रही है। तो वहाँ पे बताया गया है कि जो न्यूरॉन्स हैं उनका डैमेज ना होके अदर लॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर्स हैं उनके लॉस की वजह से ये जो डिज़ीज़ है ये होती है। 2 स्टडीज़ पब्लिश हुई हैं साइंस एडवांसेस और नेचर न्यूरो साइंस में। और इसमें ये भी बताया है कि जो एंडोथीलियल सेल्स होती है बॉडी की वो सबसे पहले इफ़ेक्ट होती है कोई भी इन्फेक्शन से, जो भी हम खाते हैं या जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ब्लड वेसल्स पे पड़ता है और उनकी वजह से जो है कभी कभी इन्फ्लेमेशन भी होता है और उसकी वजह से न्यूरॉन डेथ, मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव डिक्लाइन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे जो है कि जो पहले माना जाता था कि जो अल्जाइमर्स है वो सिर्फ जो है वो न्यूरॉन्स के डिसऑर्डर की वजह से होती है, डिजनरेशन की वजह से होती है, तो इन दोनों रिपोर्ट्स में इसको बताया गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है।
फिर अगर हम बात कर लें तो एक न्यूज़ है कंटिंजेंट रिस्क बफ़र को लेके। इसमें बताया गया है कि कंटिंजेंट रिस्क बफ़र की बात कर लें तो कल ये न्यूज़ में था कि आरबीआई के द्वारा सेंट्रल को जो है वो डिविडेंड फॉर्म में 2.69 लाख करोड़ जो है वो दिया जाएगा। तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल निकला है द हिंदू में। इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे ये पूरा प्रक्रिया चलती है और जो गवर्नमेंट का जो है कम ही एक्सपेक्टेशंस था, लेकिन उससे ज़्यादा है वो जो आरबीआई ने उनको डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। तो इसमें बताया है कि जो आरबीआई है वो एक आरबीआई जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जो ना सिर्फ इन्फ्लेशन और करेंसी रिलेटेड इश्यूज़ को देखती है बैंकिंग सेक्टर को, बल्कि आरबीआई जो है वो लास्ट रिजॉर्ट लेंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स का। तो इसमें बताया गया है कि कैसे जो है वो आरबीआई जो है वो अपना मनी जनरेट करती है। इसमें एक टर्म की बात कही है, सिग्नियोरेज की बात कही है। इसमें ये क्या होता है, इसमें बताया गया है कि जो करेंसी की जो फेस वैल्यू होती है और उसको बनाने में कितना जो कॉस्ट आता है, उसका जो डिफरेंस होता है उसको सिग्नियोरेज कहा जाता है। तो इसमें जैसे कि अगर आरबीआई ने 500 नोट का कोई करेंसी निकाला है तो जो कमर्शियल बैंक है उनको इसी फेस वैल्यू पे उसको लेना होता है। तो जो डिफरेंस होता है उससे वो आरबीआई जो है वो अर्न करता है। इसके अलावा आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक्स, स्टेट बैंक्स सबको जो लोन प्रोवाइड करती है उसमें इंटरेस्ट अर्न करती है और अदर कंट्रीज़ को भी जो है वो बॉन्ड्स के थ्रू पैसा देती है और करेंसी एक्सचेंज रेट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उनके थ्रू आरबीआई को पैसा मिलता है। और इसमें ये बताया गया है कि जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसके तहत ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें जो है कि जब आरबीआई अपने सारे एक्सपेंसेस मेट कर लेती है तो जो भी बफर फंड्स को बचाने के बाद बचता है उसका जो प्रॉफिट है वो उसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। और अभी जो है ये जो कल जो है वो जो मनी रिलीज़ की गई है उसके बारे में बताया गया है कि जो आरबीआई है उसने रिसेंटली अपना जो कंटिंजेंट रिस्क बफर उसको बढ़ा दिया है, 7.5% के अराउंड कर दिया गया है। 2018 में कमेटी बनी थी फॉर्मर आरबीआई गवर्नर विमल जालान की चेयरमैनशिप में, और उसमें बताया गया था कि आरबीआई को जो है वो एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। और उसमें बताया था कि उसमें जो है वो डिसाइड होगा कि सीआरबी जो है वो कितना होना चाहिए। और इस कमेटी में बात की गई थी कि जो ईसीएफ है उसको एवरी 5 ईयर्स पे उसका रिव्यू होना चाहिए। तो सीआरबी का जो रेंज है उसको गवर्नमेंट ने आरबीआई ने बढ़ा के 24-25 तक जो है वो 7.5% तक कर दिया है। और इसके अलावा जो प्रॉफिट होता है उसी का जो डिविडेंड है वो गवर्नमेंट को देती है। तो इसमें कभी कभी कंट्रोवर्सीज़ भी हुई हैं, पास्ट में भी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं कि कितना पैसा आरबीआई जो है वो सरकार को दे सकती है और कितना वो बफर के रूप में रखती है, और उसको अगर वो रिलीज़ ना करे करे तो गवर्नमेंट का क्या प्रेशर होता है और बाकी इसमें क्या चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड इसमें आर्टिकल में सारी बातें बताई गई हैं। फिर अगर हम बात कर लें, केन्स फिल्म फेस्टिवल चल रहा था फ्रांस में अभी, और उसमें जो है वो पामे डिओर ट्रॉफ़ी होता है। तो एक ईरानियन फ़िल्म है जिसका नाम है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, और इस फिल्म के जो मेकर हैं वो हैं जाफ़र पनाही, और ये एक रिवेंज थ्रिलर है। तो इसको इस ट्रॉफ़ी से इसको ये ट्रॉफ़ी प्रदान की गई है। और तो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि जैसे केन्स फिल्म फेस्टिवल है तो उसमें जो ये ट्रॉफ़ी है वो किसको दी गई, ऑस्कर्स का भी पूछ लेते हैं। तो ये हमारे लिए याद रखने वाला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 25 के लिए जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया है, 8.2% कर दिया है। और जो ईपीएफओ होता है
उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो घटाया बढ़ाया जाता है जैसी कि वो नीड्स रहती हैं। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होती हैं उन्होंने रिकमेंड किया गया था कि जो इंटरेस्ट रेट है 24-25 के लिए उसको बढ़ाया जाए, तो उसको सरकार ने मान लिया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आता है। और ईपीएफओ का बैलेंस चेक करने के लिए जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उमंग ऐप, ईपीएफओ पोर्टल और मिस कॉल के ज़रिए पता लगा सकते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फ़ंड में कितने पैसे हैं। फिर अगर हम बात कर लें तो इंडिया टीम का अनाउंसमेंट हुआ है। इंडिया टीम को इंग्लैंड के टूर पे जाना है और विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, घोषणा कर दी है। तो अभी जो स्क्वाड जाएगा इंग्लैंड के टूर पर उसके लिए शुभमन गिल को इंडिया का कैप्टन बनाया गया है। और इसके अलावा ऋषभ पंत जो हैं वो उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो दोनों इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स थे इनके निकलने के बाद इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इसके अलावा बात कर लें तो टर्की को बैन को लेके काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है। तो ऑपरेशन दोस्त पे एक था, ऑपरेशन दोस्त क्या है ये जान लेते हैं। ऑपरेशन दोस्त जो है या ऑपरेशन फ्रेंड, वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था जब टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आए थे। इन दोनों ही कंट्रीज़ में फरवरी 2023 में सीवियर अर्थक्वेक आए थे, जिसका जो एपी सेंटर था वो टर्की का गाजियान्टेप था। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, उन्हें काफ़ी रिलीफ भेजा गया था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो टर्की का जो रवैया था भारत के प्रति वो सही नहीं था और उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिसके चलते इंडिया की तरफ से जो है वो टर्की की को बैन करने की बात की जा रही है कि उनके साथ किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिलेशन या और अदर रिलेशन नहीं रखने चाहिए। फिर अगर हम बात कर लें तो एक कंजर्वेशनिस्ट थे जिनका कि जैसलमेर में एक्सीडेंट हो गया और वो एक वाइल्ड लाइफ के लिए उन्होंने बहुत काम किया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रेस्क्यू में भी उन्होंने बहुत काम किया। इनका नाम था राधे श्याम पेमानी बिश्नोई और इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ और भी लोगों की मृत्यु हो गई है, काफ़ी कम एज के थे ये। और इन्होंने जो है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कंजर्वेशन के लिए काम किया। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे काम किए रूरल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी को लेके। और बिश्नोई कम्युनिटी के थे और इन्होंने जो है वो साइनरियस वल्चर्स, ग्रिफॉन वल्चर्स, इनके कंजर्वेशन के लिए काम किया है। और इनको जो है वो यंग नेचुरलिस्ट कैटेगरी में अवार्ड भी मिला था। नेचर फाउंडेशन सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 21 में इनको दिया गया था। इसके अलावा बात कर लें तो एक स्पेस बिल का न्यूज़ आया है कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेस बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसका ड्राफ्ट जो है वो बन गया है और इसमें जो है वो बताया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको अलाउड किया जाएगा स्पेस में रिसर्च के लिए। और इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ने जो है इसके पहले इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर बनाया था 2022 में और 2020 में। और गवर्नमेंट की इंडियन स्पेस पॉलिसी आई थी 23 में, जिसका उद्देश्य है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसमें ले आया जा सके। और सरकार का एम है कि जो स्पेस इंडस्ट्री है उसको ग्लोबल मार्केट बनाना है। स्पेस मार्केट को $44 बिलियन तक बढ़ाना है 2033 तक। तो उसके लिए जो है वो नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और आगे आने वाले टाइम में है जो ये ड्राफ्ट बन के रेडी हो जाएगा और इस पर बिल आएगा। तो ये आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस कर ली।